नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों मैं बताऊं कि आप लोग का एग्ज़ाम 15 मार्च और 16 मार्च को 2 पालियों में होने वाला है। तो आपका कभी भी एग्ज़ाम हो जाएगा 15 या 16, ठीक है? ये तो एडमिट कार्ड में शो करेगा। तो दोस्तों आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट मैं रेगुलर कराऊंगा, प्रत्येक दिन 2 प्रैक्टिस सेट। ये 14 दिन की क्लास जो भी है आपका, प्रत्येक दिन आपको 2 सेट मिलेंगे देखने के लिए। तो आप लोग ज़रूर इसको करें, और अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, ताकि आप लोग कर पाए इस क्लास को बेटर तरीक़ा से। कहता है प्रश्न क्या कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? खेड़ा जिला में, नाडिया गुजरात, पवनार आश्रम महाराष्ट्र, पुन पुनपड़ा वायलार केरल। बताएं कौन सा उत्तर होगा इसमें, फटाफट करें उत्तर आप सभी। तो पवनार हो जाएगा महाराष्ट्र, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को पराजित किया? चार ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, उत्तर करें। प्रत्येक दिन शाम को आप लाइव में आए और अपना कमेंट जरूर बताएं कि आपका उत्तर कौन सा जा रहा है। चलिए, तो हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 और लाहौर 1929 होगा दोस्तों। त्रिपुरी अधिवेशन 1939। नेक्स्ट है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ए ओ होम, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले बोले तो गोपाल कृष्ण गोखले। उपयुक्त सभी क्या मारिएगा? दादा भाई नौरोजी मेरा दोस्तों उत्तर होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? 1929, 1915, 1942। उत्तर जाएगा 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से सामाजिक सुधार विलियम वेंटिक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा, दास प्रथा, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संबंधित गिरोह का दमन। तो उत्तर आप सभी करें। दोस्तों ये जो घटनाएं हुई है, सती प्रथा, उसके बाद धर्म वाला, ठगों वाला, ये तीनों घटनाएं मेरे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शुरू किया है। दास प्रथा इनका नहीं है। उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अभी तक मेरे चैनल पर यदि आप नए दिखाई दे रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने शिक्षक के साथ, जितने भी शिक्षक की तैयारियां कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर करें। चलिए, पिछला बीपीएससी टीआरई 1 भी मेरे यहाँ चला था, टीआरई 1 भी चला था। और मैं बताऊं ऑफलाइन का रिकॉर्ड कि मेरे यहाँ ऑफलाइन भी चलता था, ऑनलाइन दोनों साथ में चलता था। और ऑफलाइन में 9 लोगों ने सफलता प्राप्त किया मेरे यहाँ से। 9 लोगों ने बीपीएससी मेरे यहाँ से नौकरी करके गए, छोटा सा संस्थान है मेरा। 9 लोगों ने सफलता प्राप्त किया। ऑनलाइन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया मेरा क्लास। तो आप लोग घबराए नहीं, क्लास को जरूर ज्वाइन करें। कहता है कि बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? इसका स्रोत होगा तबकात ए नासरी दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। अकबरनामा नहीं होगा, तुजुके बाबरी नहीं होगा दोस्तों। उत्तर आपका एक होगा। नेक्स्ट है कि रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? वकाटक, कुषाण, चेर, कौन किया था? उत्तर होगा चेर ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है? 329 के, 325, 326। उत्तर हो जाएगा 326 में, सार्वभौमिक मताधिकार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो नग्र जो नग्र है के लिए एक शब्द को संदर्भित करता है? दिगंबर के लिए, तीर्थकर के लिए, केवलीन के लिए। उत्तर करें आप सभी। होगा दिगंबर के लिए, दिगंबर के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं मजेदार तरीका से। आप सभी अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दे। लाइक के फायदे मैं बता देता हूं कि मेरा जो वीडियो है आपके यूट्यूब में ऐड हो जाएगा, और आप उसको कभी भी देख सकते हैं आसानी से, और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा।
आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? वानभट्ट, वाग्भट, चरक कौन होंगे? तो वाग्भट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? तो ये प्रश्न का जवाब तो सभी को पता है कि पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की निवारण हुई? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी। कौन सा उत्तर होगा? फटाफट करे मजेदार तरीका से। कुशीनगर में दोस्तों होगा उत्तर। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? रॉबर्ट मॉन्टगोमरी, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स मेटकॉफ। उत्तर आप सभी करें। तो रॉबर्ट मोंटगोमरी आपका उत्तर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। कौन सा? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। नेक्स्ट है कि हैदराबाद शहर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान। तो आप सभी को पता है भैया, हैदराबाद शहर निम्नलिखित में से किस में स्थित है? ये प्रश्न फंसा देने वाला प्रश्न है दोस्तों। हैदराबाद आप लोग भारत नहीं, भारत के अलावा पाकिस्तान में भी दोस्तों ये शहर है हैदराबाद। ठीक है, ये अपना वाला जो हैदराबाद जो भारत वाला है, ये शहर पूछ रहा है कि और किसी राज्य में है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक ही नाम से रामपुर एक गांव है और बहुत सारा रामपुर जगह है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, जानते होइएगा। जैसे ही भारत में भी है हैदराबाद और पाकिस्तान में भी दोस्तों हैदराबाद मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? किसमें सबसे अधिक देश है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अफ्रीका में आपको मिलेंगे और यहाँ जो उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अफ्रीका में अभी मैं बता दूं 193 देश है अभी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बांध है? भाखड़ा नंगल बांध, हिमाचल प्रदेश, हीराकुंड बांध, उड़ीसा, टिहरी बांध, उत्तराखंड। मेरे दोस्तों बताए उत्तर, फटाफट करे उत्तर। उत्तर होगा टिहरी बांध, है ना, उत्तराखंड में जो सबसे सर्वोच्च सबसे ऊंचा है। उत्तर आपका टिहरी हो जाएगा, उत्तराखंड वाला उत्तर सी इज द राइट आंसर। और दोस्तों कहिएगा हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है दोस्तों। ठीक है, हीराकुंड। भाखड़ा नंगल सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा की बात किया तो टिहरी बांध उत्तराखंड में जाएगा। उत्तर आपका सबसे बेटर सी पर ही जाएगा। और इसकी ऊंचाई मैं आपको बता दूं कि 261 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है टिहरी बांध की, टिहरी बांध की। ठीक है, और लंबाई मैं बताऊं 575 है, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में किस देश पर बनाया गया? चिनाब, भागीरथी, कोसी। सलाल परियोजना तो आप सभी को पता है चिनाब में है। नेक्स्ट है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक भाग है? डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा। तो ग्रीनलैंड में दोस्तों आप सभी को पता है कि ये डेनमार्क का है। उत्तर आपका ए पर चला गया। अगला प्रश्न, ये छठा प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपके एग्जाम तक, अधिक से अधिक मैं प्रश्न सेट कराऊंगा। मार्केट में जितने भी प्रैक्टिस सेट हमको मिल जाए, कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्येक दिन 2 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊं, सुबह और शाम। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? या तिब्बत में उद्धृत होती है, इसकी अधिकांश मार्गे भारत में बहता है, गलत बताना है। तो मेरे दोस्तों मैं बताऊं कि ये भाई ये तिब्बत में है, ये तो सही है। इसका आधिकारिक मार्ग भारत में स्थित है, ये सही है। ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां से दिबांग कहा जाता है। ये दोस्तों गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, ये सी नंबर ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका उत्तर जो जाएगा सी, गलत पूछ रहा था।
अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। 10 डिग्री चैनल, पाक जलदमनुमंद, डंकन मार्ग। तो ये काफी हिट प्रश्न है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। निम्नलिखित में पौनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? हबूब, बोरा, फहेन। उत्तर करें आप सभी, कौन सा होगा? तो हबूब जो हो जाएगा, सहारा मरुस्थल में हबूब चलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया? जायंट अफ्रीकन स्नेल, चैनल्ड एप्पल स्नेल, चाइनीज मिस्ट्री स्नेल। उत्तर करें आप सभी को, अजीबो नाम है दोस्तों। उत्तर होगा, देखिए, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यूएनए द्वारा तेजी से विलुप्त प्राय प्रजातियों को घोषित करता है, तो जयांट करता है, याद रखिएगा, जयांट याद रखिएगा, याद हो जाएगा अफ्रीकन स्नेल। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वृत्त है? भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी। तो उत्तर आप लोग करें, क्या होगा? तो भूमध्य रेखा जो दोस्तों है पृथ्वी पर एक वृत्त बनाने का काम करता है, एक सर्कल बनाता है ऐसे। नेक्स्ट है कि भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? 1, 2, 4। उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से करें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था, अभी तक लाइक नहीं की है, जरूर लाइक करें। उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, संविधान अनुच्छेद 19 के एक के तहत। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 19 के 1 के तहत आप झंडा फहरा सकते हैं अपने घरों पर। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंड और दिशा निर्देश का संकलन डैश कहलाता है। खंडन आचार संहिता मसौदा, ये तो सबको पता होगा, आचार संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 58, 52, 55। मेरे दोस्तों, उत्तर होगा 52 में बोला गया है कि एक भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न कहता है, ध्यान से सुनिएगा आप सभी कोई। प्रश्न कहता क्या है? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संविधान के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उत्तर जाएगा उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल और नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। कैग। कौन सा उत्तर होगा? क्या बोला है? भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो दोस्तों, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी इज द राइट आंसर। और ये 76 के 1 में है दोस्तों, अनुच्छेद 76 में आता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं, ध्यान से करें, मजेदार तरीका से। अभी तक लाइक नहीं किए, करें और अपने दोस्तों के पास तो जरूर शेयर कर दे। प्रश्न कहता है, और आप लोग ये अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लाइक करेंगे, तो मैं आपको जो वादा किया हूँ प्रत्येक दिन 2 सेट का ज़रूर कराऊंगा, ताकि आप लोग एक बार में सफल हो। और अधिक से अधिक प्रश्नों को जब करना सीख जाएंगे तो डिफिनिट रूप से वहाँ प्रश्न हल होता है। चलिए, नागरिक नगर पालिका के अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो आप लोग उत्तर देखें, ऑप्शन देखें और उत्तर करें। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? मैं बता देता हूं, 243 के पी से लेकर के, है ना, जेड जी तक आपको हो जाएगा, नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ऐसी संस्था जो जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। उत्तर हो जाएगा इसमें कौन सा? पंचायती राज की अयोग्यता का प्रश्न। उत्तर हो जाएगा ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, सी पर जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की
अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है। अनुच्छेद 65-72, अनुच्छेद 129, 142, अनुच्छेद 65 और 122। उत्तर चला जाएगा अनुच्छेद 129 और 142। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 में लागू होने से पहले भाग 3 के असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? 13, 10, 17। उत्तर हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल निम्न विकल्प होते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे कूट दिया हुआ है, कूट के अच्छे से आप लोग कुटाई करिए, तभी जाकर के समझ में आएगा कि क्या उत्तर कर रहा है। निम्न में क्या करना है मैं बताऊं। विधान सभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। फर्स्ट पढ़िए। वह अपनी अनुमति दे सकता है, गलत बात। वह अपनी अनुमति रोक सकता है, यह भी गलत। वह बिल को पुनर्विचारित के लिए वापस भेज सकता है, गलत बात। वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, गलत बात। कौन सा उत्तर, सॉरी गलत बात, सॉरी हम लोगों को, सॉरी यहाँ असत्य कथन बताना है। ये आपका सही है, ये सही जा रहा है, ये सही जा रहा है, और ये सुरक्षित रखता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए नहीं रखता है, राष्ट्रपति के लिए रखता है दोस्तों। तो उत्तर जो जाएगा, इसमें गलत खोजना था, इसमें सब सही है। अनुमानित दे सकता है, अनुमति को रोक भी सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित भी रखता है, लेकिन प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। उत्तर आपका 5 पर जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में डैश में कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं के लिए लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत पंजीनियम 1930, 1930 कंपनी वाला, बताए उत्तर कौन सा जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जाता है? राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, राष्ट्रपति? उत्तर करें फटाफट। तो राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? उच्च आय समूह, निम्न आय समूह, निम्न मध्यम आय समूह? उत्तर हो जाएगा निम्न मध्यम आय समूह। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं, करते हैं, और आप लोग जवाब देते चले। निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई? 1998, 1990, 1995? उत्तर हो जाएगा 1990। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगर हमसे कोई प्रश्न में मिस्टेक हो जाए तो कृपया आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दें। प्रश्न कहता है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के संबंध में कौन सा कथन सही है? एनएनपी प्राप्त करने के लिए जेएनपी से मूल ह्रास को घटाया जाता है, क्या ये बात सही है? तो हाँ भाई, ये बात सही है। और एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश के नागरिकों द्वारा अर्जित किए गए आय समूह माइनस ह्रास, ये गलत है, केवल इसमें एक सही जा रहा है। नेक्स्ट है कि न तो लाभ न तो हानि की स्थिति को डैश कहा जाता है? लाभ अलाभ स्थिति, लाभ हानि के बिना सामान्य, क्या कहा जाता है? उत्तर होगा लाभ अलाभ स्थिति। नेक्स्ट है कि उत्पादन लागत में डैश शामिल नहीं होता है, क्या शामिल नहीं होता है? श्रम शक्ति, कच्चा माल, वस्तु सेवा कर? उत्तर हो जाएगा कच्चा माल शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में इनमें कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, विश्व बैंक? उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक शामिल नहीं होते हैं। अगला है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1969, 1954, 1948? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। 1900, सी नहीं होगा, सॉरी 1969 होगा। जन्म मृत्यु पंजीकरण जो हो जाएगा वह 1969 हो जाएगा, ए होगा सबसे बेटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट जारी करता है? एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया?
दोस्तों रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है कि यदि किसी की संपत्ति को उसके मूल्य में से किसी प्रकार की हानि के बिना बेचना या नकद में परिवर्तन करना सरल हो तो उसके लिए क्या कहा जाता है? सरलता से प्राप्त धन, तरल अस्थि अस्थि और द्रव अस्थि, कौन सा उत्तर होगा? उत्तर होगा तरल अस्थि कहते हैं। बिना, क्या लिखा हुआ है, बेचना नगद में परिवर्तन करना सरल हो, हानि के बिना बेचना नगद में परिवर्तन कर, तो होगा तरल अस्थिति अस्थि। नेक्स्ट है कि किसी वेग पर चलती हुई ट्रेन एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा पर्यवेक्षक द्वारा देखा गया कि गेंद का मार्ग क्या होगा? एक सीधी रेखा, एक वृत्त, एक परावलय। मैंने दोस्तों कोई भी चीज़ अगर वस्तु गतिशील है, फेंकेंगे तो परावलय वस्तु गिरेगा। बोले तो ऐसे जो होता है ना, आप भी कोई चीज़ फेंकेंगे तो ऐसे गिरता है, इसी को कहते हैं परावलय। नेक्स्ट है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तुओं का वेग घट जाता है, वस्तुओं का वेग स्थिर रहता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। दोस्तों धनात्मक मतलब क्या होता है, इसमें तो कोई उत्तर है नहीं। धनात्मक मतलब होता है वस्तु का वेग बढ़ जाता है, तो इसमें बढ़ने वाली बात है नहीं। अगला है कि गति के दौरान किस प्रकार के टायरों में वायु दाब बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है? उत्तर करें, क्या होगा? बढ़ जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि उस एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि उसे पलायन करना है तो उसके वेग को वर्तमान में वेग से कितना बढ़ाया जाना चाहिए? 20, 80 और 41। उत्तर आप सभी करें, उत्तर होगा 41%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए मैं डायरेक्ट उत्तर करता हूँ। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि उसके अनुसार भार बदलता है। ये जीवन भर याद रखिए, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है और भार चेंज होते रहता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार पर क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर अगर करेंगे तभी से आपको समझ में आएगा। तो ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। ध्रुव पर जो पृथ्वी का जो भार है वो सबसे अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे निम्न होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर निम्न, ध्रुव पर अधिक, और पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो आप सभी को पता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। उत्तर आपका सी जाएगा। नेक्स्ट है कि सोने के लिए निम्नलिखित में से किस गुण के कारण आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है? उच्च तन्यता, निम्न आघात वर्धनीयता। आप लोग करें, इसका उत्तर कौन सा होगा? देखिए सोना जो होता है उच्च तन्यता होता भी है और उच्च आघात वर्ध्यता भी होता है। तन्यता बोले तो खींच के लंबा भी कर सकते हैं, आघात वर्ध्यता माने उसको पीटने पर वो फटता नहीं है, चादर बन सकता है। दोनों उच्च होता है सोना में। रेडियो एक्टिविटी तत्व से क्या उत्सर्जित होता है? देखिए रेडियो एक्टिविटी तत्व से दोस्तों इसमें होगा अल्फा, बीटा, गामा, तीनों किरणों जो है वह उत्सर्जित होता है। क्षारीय विलयन फेनोल्फ्थेलिन सूचक का रंग होता है, कैसा होता है? देखिए फेनोल्फ्थेलिन और क्षारीय विलयन का जो रंग होता है इसमें कोई रंग नहीं होगा। ऐसे मैं बताऊं, क्षारीय विलयन फिनोल्फ्थेलिन का रंग जो होता है लाल होता है, तो इसमें लाल दिया नहीं है, तो हम लोग इनमें से कोई नहीं कर देंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो गलत हो जाएगा अधातुएं धनायन बनाती है, ये बात गलत बात है। अधातुएं जो है दोस्तों माइनस आयन बनाता है, और धातुएं की बात करता तो धातुएं प्लस आयन बनाता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है कौन सा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट। मेरे दोस्तों
लाल दावा के नाम से पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है और इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हेरोइन नामक ड्रग्स कैसे संश्लेषित की जाती है। उत्तर दिया हुआ है मॉर्फिन के मिथाइलीकरण से, मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से, मॉर्फिन के ग्लाइकोसीकरण से। उत्तर जाएगा मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से हेरोइन बनता है। उत्तर आपका बी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था। लोथर मेयर ने, मेंडलीफ ने, रैमसे ने। तो शून्य समूह में दोस्तों अक्रिय गैस रहता है और इसको रैमसे साहब ने, है ना, प्रस्तावित किया। नेक्स्ट है कि लिखा हुआ है RA88 यहाँ पे, तो अल्फा का अनुसर्जित करने के लिए नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। तो इसका दोस्तों क्या करना है, इसका हो जाएगा A0 वर्ग में जाता है। रेडॉन का होता है RN होता है, लेकिन RA दिया हुआ है। चलिए आपका उत्तर यहाँ ए पर करिए, शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में किस असंतृप्त वाष्यीय अम्लों को चुनिए। असंतृप्त वाष्यीय अम्ल जो होता है, ओलिक अम्ल को असंतृप्त वाष्यीय अम्ल के नाम से भी जाना होता है। ओलिक अम्ल असंतृप्त वाष्यीय अम्ल होता है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्ध के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है। हो जाएगा डिक्लोफेनिक जो है, ये गिद्ध के प्रजाति को खत्म कर दिया। नेक्स्ट है कि इसमें मिलान करना है दोस्तों, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। विटामिन B12 की बात करूं तो ये कोबाल्ट के नाम से जाना जाता है। हेमोग्लोबिन की बात करूं तो हेमोग्लोबिन में लोहा मिलता है। क्लोरोफिल की बात करूं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मिलेगा। पीतल दोस्तों हो जाएगा तांबा। तो टोटल मैंने मिलान कर दिया। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें बताना है, तो लोहा जो होगा वह सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों रेनेटिंग जो होता है पनीर है। जैव प्रौद्योगिकी हो जाएगा प्लास्मिड मिड्स हो जाएगा। ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर, ये आपका गलत लिखा है। ओजोन परत क्षोभ मंडल में नहीं होता है, ये समताप मंडल में होता है, यही गलत है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या, निम्नलिखित में सूक्ष्मजीव औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। उत्तर हो जाएगा पी एमिनोसैलिसिक एसिड। नेक्स्ट है कि पादप रोग में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक बताए। तो पादप में सबसे अधिक उत्तरदायी जो कारक होगा वह फफूंद हो जाएगा दोस्तों। देखिए काफ़ी लोग कहते हैं कि चारों ऑप्शन पढ़े। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक सेट करने के लिए इसमें मैं 4 ऑप्शन नहीं करता हूं। और इसका वजह है कि मैं आपको बताऊं, 20 से लेके 25 मिनट में मैं वीडियो टोटल करा दूंगा बिना 4 ऑप्शन बोले, और ये आपके माइंड पर बना भी रहेगा। क्योंकि 4 ऑप्शन आप खुद देख रहे हैं, जब प्रश्न मैं पढ़ूं तो आप काफ़ी फास्ट में पढ़े और 4 ऑप्शन आप लोग देख ले और इसका जवाब देने की कोशिश करें, जिससे आपका समय की भी बचत हो जाएगी और अधिक से अधिक सेट भी कर पाएंगे। और मेरे यहाँ ऑफलाइन में 9 लोगों ने सफलता ऐसे ही प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराए नहीं। 4 ऑप्शन आप लोग खुद से देखा करें, जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि पादप रोग में सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या है। ठीक है, तो अधिक यहाँ हो जाएगा पादप रोग के लिए फफूंद। नेक्स्ट है DNA के संश्लेषण को क्या कहा जाता है। दोस्तों DNA का जो संश्लेषण को द्विगुणन कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, द्विगुणन कहते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग उनकी उसके रोग का कारक का सुमेलित जोड़ा है कौन सा। तो उत्तर हो जाएगा सिफिलिस जो होता है दोस्तों, ट्रिपोनेमा प्लेडियम से होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये लैंगिक जनन रोग है दोस्तों, सिफिलिस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा
गलत मिलाया गया है। इथेनॉल होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है एंटीबायोटिक होता है, लेकिन कॉलीफॉर्म्स जो है वो सिरका नहीं है दोस्तों, ये गलत लिखा है, आपका ये गलत उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? उत्तर हो जाएगा प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र जो हो जाएगा एक्स और वाई होता है डाउन सिंड्रोम में दोस्तों, याद रखिएगा। डाउन सिंड्रोम देखिए 46 होता है ना, तो एक बढ़ जाता है तो डाउन सिंड्रोम नाम हो गया है, बढ़ने पर उसका नाम उल्टा हो गया डाउन, ठीक है, 47 हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक को जैव पीड़कनाशक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है? उत्तर करें। देखिए इसमें उत्तर आपका हुआ जैंथोमोनस कैम्पेस्ट्रिट्स जो है इसका जैव पीड़कनाशक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी इसमें ये दोनों का प्रयोग पीड़कनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रदूषित जल का सबसे आम सांकेतिक जीव बताएं। प्रदूषित जल का सबसे आम सांकेतिक जीव बताएं, तो उत्तर हो जाएगा ई कोलाई। नेक्स्ट है कि प्रथम कामयाब क्लोन्ड संतति, ये जानते हैं क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रथम कामयाब हुआ है ना, जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली है, कौन ऐसा है बेबी जो टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्म लिया है? तो उसका नाम डॉली है और एक भेड़ है, क्लोन्ड संतति है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी अलग चीज है दोस्तों, ये दूसरा चीज है। प्रथम कामयाब क्लोन्ड संतति, क्लोन्ड के द्वारा माने एक चीज और दूसरे का डीएनए लेकर के, एक जानवर का दूसरे जानवर का डीएनए लेकर के बनाया गया है, उसका नाम है डॉली, और एक भेड़ भी है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा डॉली एक भेड़। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अगला है कि कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कर लेते हैं। इसमें सुमेलित दोस्तों सी वाला नहीं है। भारत में सर्वाधिक उत्पादित मछली और रोहू, ये आपका गलत है। भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली रोहू है, ये ठीक है। नदियों में तेज जल में अंडा देने वाली मछली मृगला है दोस्तों, ये सही है दोनों। नेक्स्ट है कि एक प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने की दशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए? तो हो जाएगा पुनर्चक्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में संघनन तब होता है जब, उत्तर हो जाएगा तापमान औसांग पर पहुंच जाए, तब संघनन होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर जाएगा 26 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को 2024 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर जाएगा बिंदेश्वरी पाठक। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 दिसंबर 2023 को में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने लघु वर्ण जाति द्रव काय योजना शुरू किया है? उत्तर जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट कहता है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की गणतंत्र दिवस की झांकी में जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती के माध्यम से किस क्रांति की शुरुआत पर प्रकाश डाला है? उत्तर होगा बैगनी क्रांति। नेक्स्ट है कि हलवा समारोह निम्नलिखित में किस घटना से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा बजट तैयार करने की प्रक्रिया। नेक्स्ट और अंतिम है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्वस्थ शिक्षा क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई उत्तर है नहीं, तो ये जो समझौता हुआ है वह कृषि स्थिरता स्वास्थ्य सेवा सब चीज़ के लिए हुआ है, तो इसमें है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के धन्यवाद, जय हिंद।